नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे होंगे और कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की सीरीज में हमने जो है पहला वीडियो इससे पहले जो है आपके सामने रखा था, जिसमें हमने कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर के इतिहास और कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में जाना था। आज इस वीडियो के अंदर हम जो है कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। ये फंडामेंटल्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे तो उसमें फंडामेंटल की जो सीरीज चल रही है उसमें परिचय, इतिहास और प्रकार हमने जान लिए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही बारीकता से समझेंगे साथियों, ताकि कोई भी क्वेश्चन बाद में जो है बाहर नहीं आए। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, तो उससे आप मत घबराइएगा कि वीडियो बहुत बड़ा है, कब 1 घंटे से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसको बारीकता से समझाने में टाइम भी जाता है भाई, ठीक है ना। तो वैसे सपोर्ट आप सभी का बहुत ही अच्छा आया था मेरे को, ठीक है ना, कि पहला जो वीडियो था बहुत ही हिट गया था। अब दूसरे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो दूसरा वीडियो जो है वो है कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित, यानी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां हैं। देखिए, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, ठीक है ना। 5 पीढ़ी जो है अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। अब इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताता हूं। इनका जो कालक्रम होता है, ड्यूरेशन, जो ईयर होते हैं, तो उसको याद करने में कई सारी प्रॉब्लम आती है। और साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको लगभग हर बुक, हर वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करोगे तो वहां पर आपको अलग अलग ईयर मिलेंगे इनके कालक्रम के अनुसार। लेकिन मैं आपको जो है अपनी जो आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि गवर्नमेंट की जो बुक है, ठीक है ना, कंप्यूटर की, वहां से आप इसको देखिए, वो आपका जो ईयर दे रखा है वो सही है और एग्जाम की दृष्टि से भी वही आपके सही माना जाएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर याद करना है। मोबाइल नंबर कौन सा है? तो देखिए, आपको जब भी कंप्यूटर की पीढ़ियां याद करने का जो है आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, तब आपको इस मोबाइल नंबर को याद कर लेना है, ठीक है ना। 42 55 64 75 89। अब इसके अंदर जो है आपके कंप्यूटर की पीढ़ियां याद हो जाएगी। कैसे भाई? देखिए, यहां पर मैं आपको इसको याद करवाता हूं। देखिए, ये हो गए आपके फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये हो गया आपके सेकंड जनरेशन, ये हो गया आपके थर्ड जनरेशन, फिर आता है आपके फोर्थ जनरेशन और लास्ट आपका फिफ्थ जनरेशन। अब देखिए, यहां पर कंप्यूटर का जो कालक्रम है वो 1942 से शुरू हुआ था, ठीक है। 1942 से लेकर 1955 तक, 1942 से लेकर 1955 तक जो है कंप्यूटर की जो है फर्स्ट जनरेशन काम कर रही थी। ये आपको वो गवर्नमेंट की जो बुक है वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। इवन जहां पर जो सर्टिफाइड बुक्स हैं वहां पर ये आपको ईयर मिलेंगे, देख लीजिएगा आप, 100% ये सही है, ठीक है ना। 1942 से 1955 चल गया ये, फिर आ गए आपके 1955 को यहां लेके आ जाइए आप, 1955 से लेकर 1964 तक आपकी सेकेंड जनरेशन हो गई। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से 1975 तक चली थी आपके थर्ड जनरेशन, ठीक है ना। और फोर्थ जनरेशन जो थी वो आपके 1975 से लेकर 1989 तक, और 1989 के बाद जो ईयर चला है वो अभी तक फिफ्थ जनरेशन का है, टू बी कंटिन्यूड, ठीक है ना। ये अभी चल रहा है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे विकास होंगे, ठीक है ना। जो रोबोटिक्स वगैरह जितने भी आ रहा है, एआई जो जमाना है वो पूरा का पूरा फिफ्थ जमाने का है, ठीक है ना। अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। अब देखिए, मैं आपको यहां पर वापस इसके ऊपर लेके जाना चाहूंगा, इस मोबाइल नंबर के ऊपर, कि हमने जो ये पॉइंट थे वो यहां पर डाल दी। देखो, 42 55 64 75 89, ठीक है ना। ये ट्रिक्स अगर आपको याद रहती है तो मैं बोलता हूं कि आपको कभी भी ईयर के अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ईयर के अंदर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपको ये मोबाइल नंबर याद है, ठीक है ना। मोबाइल शॉर्ट ट्रिक्स,
ये ट्रिक्स आपको याद होगी तो इसका मतलब है कि आपको ईयर तो यहीं पर ही याद हो जाएंगे और 100% आपको ईयर में से 1 या 2 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों जनरेशन का ये ईयर याद हो गया होगा आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक एक जनरेशन को अब हम शॉर्टली जो गहराई से जानते हैं साथियों, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है फर्स्ट जनरेशन जो है उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, तो यहां पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं जो है पहली जनरेशन, ठीक है ना, पहली जो पीढ़ी है उसके ऊपर आपको जो है डिस्कस करवा देता हूं। साथियों बहुत ही गहराई से जानेंगे और बहुत ही शानदार जो पॉइंट्स हैं एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी जो है यहां पर जानने वाले हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा माइंड को जो है फ्रेश करके बैठ जाइएगा और जब भी मेरी क्लास आती है तब आप पूरा रिलैक्स हो जाइए पहले, फिर क्लास को स्टार्ट किया करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहली जनरेशन स्टार्ट करना चाहूँगा, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, प्रथम पीढ़ी जिसको आप बोलते हैं। प्रथम पीढ़ी के अंदर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे जो पहली पीढ़ी थी, ठीक है ना, उसका कालक्रम आपके 1942 से लेकर 1955 तक चला था। ये अभी आपको मैंने जस्ट बता दिया है। अब देखिए, जो पहली पीढ़ी थी, ठीक है ना, पहली पीढ़ी का जो मुख्य डिवाइस पुर्जा जो था, ठीक है ना, प्रथम पीढ़ी का मुख्य पुर्जा या जिसको आप मेन डिवाइस भी कह सकते हैं, मुख्य पुर्जा जो था वो था आपके साथियों वैक्यूम ट्यूब। क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। ये आपके फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहला पुर्जा होता है, ठीक है ना। प्रथम पीढ़ी का मुख्य जो पुर्जा था, ठीक है ना, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। एग्जाम ऐसा पूछा जा सकता है और कई दफा पूछा जा चुका है RSCT के एग्जाम के अंदर भी, और इवन जो कंप्यूटर का जो IE का एग्जाम होता है एक बार उसके अंदर भी आ चुका है शायद क्वेश्चन। उसमें कंप्यूटर की कोई जनरेशन के पुर्जे को पूछा गया था कि कौन सी जो है जनरेशन में यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब भी पूछा जा सकता है। भाई वैक्यूम ट्यूब कौन सी ईयर में यूज हुआ था, कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में यूज हुआ था। अब देखिए, आप अगर आपको पूछा जाए कि वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक कौन है, अगर आपको पूछा जाए कि वैक्यूम ट्यूब जो थी उसके आविष्कारक कौन है, तो आप बताएंगे कि वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग। जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था किसका? वैक्यूम ट्यूब का। कब किया था रे? तो आप बताएंगे कि वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग हैं। इन्होंने जो है 1904, ठीक है ना, 1904 में जो है इसका आविष्कार किया था। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके वैक्यूम ट्यूब से संबंधित। वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन का मुख्य पुर्जा था ये। इसका आविष्कार जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1904 में किया था। अब देखिए दूसरा, यहां पर आप इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था। अब जब भी कोई मशीन जितनी बड़ी होगी, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत बड़ा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी ज्यादा लगेंगे, अंदर जो डिवाइसेज होते हैं। अब ज्यादा लगेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ज्यादा लाइट की भी खपत करेगी, ठीक है ना। तो देखिए एक ही लाइन में सारा मैं क्लियर कर देता हूं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार बहुत ही बड़ा था, ठीक है ना। इनमें
ये एज नोट्स की तरह मैं आपको लिखवा रहा हूं साथियों, बाकी मैं आपको यहाँ पर तीर खींच के ना ऐसे वो क्लियर कर देता, लेकिन लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। बहुत बड़ा था, इनमें बिजली की खपत ज्यादा होती थी। ठीक है, और देखिए इसी के अंदर इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के कार्य करने की गति, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की कार्य करने की गति बहुत धीमी थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही आकार में जो है बड़े थे, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी ज्यादा लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर ज्यादा लगेंगे तो वो क्या करेंगे, ज्यादा बिजली की खपत करेंगे, और ज्यादा बिजली की खपत करेंगे तो फिर क्या होगा कि हीट जनरेट होंगे, यानी वो डिवाइस गर्म होंगे। और आपको भी पता है जब कोई डिवाइस गर्म होता है तो उसकी स्पीड भी लो रहती है। ठीक है ना, आप अपने जो मोबाइल चला रहे हैं इसी का ही उदाहरण देख लीजिए, आप इसके ऊपर कंटिन्यू 1 घंटे तक काम कीजिए, ये हल्का सा जो है ये हीट जनरेट करना शुरू हो जाएगा, यानी गर्म होना शुरू हो जाएगा पीछे से। अब आप देखेंगे जब ये गर्म होता है उस टाइम इसकी स्पीड लो हो जाती है, जिसको आप अपनी भाषा में हैंग होना कहते हैं। तो यहां पर ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना, आकार बड़ा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज्यादा होंगे तो बिजली की खपत यानी बिजली जो है वो ज्यादा यूज करेंगे तो वो सभी उपकरण मिलकर क्या करेंगे, हीट जनरेट उत्पन्न करेंगे। हीट जनरेट होगा तो वो डिवाइस धीरे कार्य करेगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कार्य करने की उनकी गति जो थी वो बहुत ही धीमी थी, क्योंकि हीट जनरेट ज्यादा होती थी। अब यहां पर आपको ये चीजें याद हो गई होगी। अब मैं देखिए इसके अंदर जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं वो देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में पंच कार्ड, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में पंच कार्ड का प्रयोग इनपुट व आउटपुट हेतु किया गया। ठीक है ना, पंच कार्ड का मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैं वापस बताऊंगा। ठीक है ना, मेरा आपको यही पॉइंट रहेगा कि जब तक जो पॉइंट वापस आते जा रहे हैं जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक हम दोहराते जाएंगे। और मेरा मानना है कि जितनी बार आप दोहराएंगे उतना आपको कंठस्थ हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कोई बार नहीं निकाल पाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इस पीढ़ी में जो इनपुट डाटा को इनपुट और आउटपुट लेने के लिए जो है पंच कार्ड का यूज हुआ था। अब मैंने कल भी बताया था आपको कि आज भी पंच कार्ड का जो टेक्निक है वो यूज किया जा रहा है। ऐसे कोई दरवाजे होते हैं जिनको ओपन करने के लिए आपको वहां पर कार्ड डालना पड़ता है, वापस निकालना पड़ता है, तो वहां पर पंच कार्ड की जो टेक्निक है वो यूज की जाती है, पंच कार्ड यूज किया जाता है। तो यहां पर भी इसके अंदर जो डाटा को इनपुट और आउटपुट लेने के लिए क्या किया जाता था, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। अब अगर आपको कोई पूछ ले रहे कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, तो सबसे पहले प्रायोरिटी मैं दूंगा जो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। लास्ट वाला वीडियो अगर जिसने भी ध्यान से देखा है उसके नोट्स जिसने तैयार किए हैं जल्दी बता दीजिए अपने इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। तो यहां पर सभी के आंसर लगभग आ रहे हैं, तो देख लीजिए यहां पर पंच कार्ड का जो आविष्कार था, मैच कीजिएगा आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। पंच कार्ड का आविष्कार हरमन
हरमन होलेरिथ ने सन 1887 में किया था। ठीक है, पंच कार्ड का जो आविष्कार था वो हरमन होलेरिथ ने सन 1887 के अंदर किया था। कब किया था? सन 1887 के अंदर पंच कार्ड का आविष्कार जो था वो किया गया था। और इसका सबसे पहले जो प्रयोग था वो जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो यहां पर ये पंच कार्ड का यूज जो था वो आपको पता चल गया, ये हरमन होलेरिथ जो है आपको पता चल गया। अब मैं आपको आगे का पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां तक के पॉइंट को एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य पुर्जा क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग ने सन 1904 में किया था। ठीक है ना। उसके बाद स्पीडी के कंप्यूटर के जो कार्य करने की गति धीमी थी, क्यों थी? क्योंकि उनका आकार बड़ा था। आकार बड़ा था तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज्यादा लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर ज्यादा लगेंगे तो वो हीट जनरेट भी ज्यादा करेंगे, इससे स्पीड लो हो जाती है। स्पीडी के कंप्यूटर में जो है पंच कार्ड का यूज क्यों होता? डाटा को इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। अब पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है? हरमन होलेरिथ। ठीक है ना। हरमन होलेरिथ ने होलेरिथ मशीन या जो आप बोलते हैं पंच कार्ड का प्रयोग किया था सन 1887 के अंदर। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं मैं। अब आगे का पॉइंट देखिएगा यहां पर आप। इस पीढ़ी में यानी प्रथम पीढ़ी में, इस पीढ़ी में मशीनी व असेंबली, इस पीढ़ी में मशीनी व असेंबली प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग हुआ था। इस पीढ़ी में मशीनी व असेंबली भाषा का जो प्रयोग था वो हुआ था। अब इन दोनों को भी समझा देता हूं। बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, या वेबसाइट के अंदर जो दे रखा है नोट्स वगैरह वहां पर भी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां पर हम इस तरीके से नोट्स तैयार करते हैं कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि मशीनी लैंग्वेज जो थी, ठीक है ना, मशीनी लैंग्वेज जो थी उसके आविष्कारक कौन थे रे, तो आप क्या बताएंगे? मशीनी भाषा के जो आविष्कारक थे वे थे आपके चार्ल्स बेबेज। ठीक है ना। मशीनी भाषा के जो आविष्कारक, मशीनी लैंग्वेज जो थी उसके आविष्कारक चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज और एक और थी, अगर आपको पता हो तो, लेडी प्रोग्रामर थी। लेडी प्रोग्रामर एडा ऑगस्टा। ठीक है ना। एंड चार्ल्स बेबेज और लेडी प्रोग्रामर जिसका नाम था एडा ऑगस्टा, जिसको इसका निक नेम भी है एक एडा लॉलेस भी कहा जाता है। ध्यान रख लेना, बाद में आप बोलेंगे कि सर आपने ऑगस्टा बताया, एडा लॉलेस। एडा लॉलेस और एडा ऑगस्टा एक ही है। ठीक है ना। तो एडा ऑगस्टा और चार्ल्स बेबेज ने मशीनी भाषा का आविष्कार किया था। अब आपको पूछ ले रहे कि असेंबली भाषा का प्रयोग आविष्कार किसने किया था? तो असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था? असेंबली के बारे में बताइए भाई। जिसको भी अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है वो। चलिए, आपने लिख दिया होगा, आप मैच कीजिएगा आपका आंसर सही है या नहीं है। मशीनी भाषा का हो गया आपके चार्ल्स बेबेज और एडा ऑगस्टा। असेंबली भाषा का जो आविष्कार था वो किया था आपके कैथलीन बूथ। कब किया था रे? 1947 में। ठीक है ना। मशीनी भाषा का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज और लेडी प्रोग्रामर एडा ऑगस्टा ने, ठीक है ना, इन दोनों ने किया था मशीनी भाषा का आविष्कार। और असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था? कैथलीन बूथ ने सन 1947 में। ठीक है ना। अब इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इस पीढ़ी के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर यूज हुए थे, विद उनका आपको ईयर भी बताऊंगा आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था वो भी बता दूंगा। ठीक है ना, ताकि आपको फिर भूलने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके अंदर कौन कौन से जो कंप्यूटर यूज है तो उसके बारे में बता देता हूं। जल्दी से कीजिए।
चलिए, तो अब यहां पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पीढ़ी में प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से यूज हुए थे। ठीक है ना, प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर यूज हुए थे, ठीक है ना, प्रयोग में लिए गए थे, तो उनके बारे में जानते हैं हम। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, ठीक है ना। ज़्यादा रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, बट आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर दिया करें, और आपके कोई अगर दोस्त भाई बहन कोई भी तैयारी कर रही है तो उस तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि ठीक है ना वे भी पढ़ सकें इसको। अब देखिए, इस पीढ़ी में जो प्रमुख कंप्यूटर यूज हुए थे इस पीढ़ी में, ठीक है ना, यहां पर मैं लिखता हूं इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर, इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से थे? इनिएक, एडसेक, यूनिवेक, एडवेक, और मार्क फर्स्ट। ये थे आपके प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर यूज हुए थे वे। अब मैं इनको अंडरलाइन करके आपको अलग अलग कर देता हूं इनको, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा इनके बारे में, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनमें से, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था, ठीक है ना, तो मैं उनको जो है यहां पर पहले राइट डाउन कर देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो था ये, सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था इनमें से वो था एडवेक। उसके बाद बना था आपके मार्क फर्स्ट। उसके बाद में थर्ड नंबर पे मैं इनिएक और यूनिवेक दोनों को रखना चाहूंगा। फोर्थ पे आएगा आपके ये, यानी ये दोनों जो थे वो सेम ईयर में बने थे, सेम आविष्कारक थे इसके, इसलिए मैं दोनों को 3 और यहां पर इसके ऊपर 4 डालना चाहूंगा। अब हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लेके आना चाहूंगा जिसका नाम है एडवेक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? एडवेक कंप्यूटर है। एडवेक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसे कब बनाया गया था रे? तो आप बताएंगे इसे 1940 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1940 में बनाया गया था, या इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं, 1940 के अंदर। अब सेकंड पे मैंने किसको डाला है? जल्दी देखिए, मार्क फर्स्ट को। अभी मैं एक जो क्वेश्चंस करूंगा, गेस कीजिए कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं मार्क फर्स्ट से संबंधित। जल्दी सोचिए, और उसका आंसर अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिए। मार्क फर्स्ट, बताइए मार्क फर्स्ट को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, मार्क फर्स्ट को जो है किस नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का, ठीक है ना। तो मार्क फर्स्ट देखिए आप, मार्क फर्स्ट को आप जो है ASCC के भी नाम से जाना जाता है। अब इस ASCC का फुल फॉर्म क्या है रे बताइए? तो आप बताएंगे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर किसका नाम है? ASCC का। ASCC दूसरा नाम है मार्क फर्स्ट का, यानी ASCC को या मार्क फर्स्ट को दोनों सेम है। अब आपको पूछ लिया जाए कि इसको बनाया किसने था, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में देखिए, यहां पर इसके बारे में देख लीजिए, इसे हार्वर्ड
इसे हार्वर्ड आइकेन ने सन 1944, आपने जब कंप्यूटरों के बारे में पढ़ा था, मैंने टाइमलाइन बताई थी, तो वहां पर आप अभी भी जाके देख लीजिएगा, वहां पर मैंने ईयर भी बताया था आपको। सन 1944 के अंदर कब बनाया था रे? सन 1944 में हार्वर्ड आइकेन ने सन 1944 में IBM के सहयोग से बनाया था। IBM के सहयोग से बनाया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया मार्क फर्स्ट, जो मैंने वहां पर आपको इंडिकेट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा है रे आपके इनिएक, ठीक है ना, IENIAC, इनिएक। इनिएक का फुल फॉर्म 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था, ठीक है ना, इनिए का फुल फॉर्म, ठीक है ना। इसे कब बनाया गया था? इसे 1946 में बनाया गया था, ठीक है ना, इसे 1946 में बनाया गया था। अब आपको पूछ लिया जाए कि इस इनिए का आविष्कारक कौन था? इनिए का आविष्कारक कौन था? तो आप बताएंगे इसे J.P. एकर्ट, ठीक है ना, जिसको जॉन, ठीक है ना, जॉन प्रेस्पर एकर्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। J.P. एकर्ट व जॉन मुचली ने बनाया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके बारे में। इनिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे सन 1946 में बनाया गया था। बनाया किसने था? J.P. एकर्ट एंड जॉन मुचली, ठीक है ना। और तीसरा था ये, और एक देखिए वहां पर जो है तीसरे, और उसके बाद चौथा नंबर पे मैं यहाँ पर ये लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको दोनों को इंडिकेट ही कर देता हूँ, ठीक है ना। ये 4 नंबर पे और ये 5 नंबर पे, आप ताकि कंफ्यूज ना हो। तो देखिए 4 नंबर पे मैं लेके आ रहा हूं यूनिवेक को, ठीक है ना, UNIVAC। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है रे? यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसे भी जो है, इसे सन 1946 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? इसे 1946 में बनाया गया था। अब इसके बारे में एक और चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है? देखिए पहले इसका आविष्कारक जो है वो क्लियर कर देता हूं। इनिएक कंप्यूटर के और यूनिवेक कंप्यूटर, इन दोनों के जो आविष्कारक थे वो दोनों सेम थे, ठीक है ना। यूनिवेक को भी जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली ने बनाया था, और इनिएक को भी किसने बनाया था? J.P. एकर्ट और जॉन मुचली। इन दोनों के जो आविष्कारक है वो सेम है, लेकिन अब इनका जो है एक अलग पॉइंट क्या बनता है, यह प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर था। क्या था? प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर था यूनिवेक। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा था, कमर्शियल कंप्यूटर, तो आप बताएंगे यूनिवेक। यूनिवेक के आविष्कारक J.P. एकर्ट और जॉन मुचली, ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे, ठीक है ना। इसमें भी जॉन मुचली ने किया था, J.P. एकर्ट ने किया था, और 1946 में, मतलब ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक है ना। इनका एक ये जो है
फुल नेम ये आपको थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है ना। ये वाणिज्यिक कंप्यूटर था, ठीक है ना। ये प्रथम जो है आपके विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। अब देखिए आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब एक लास्ट बच्चा जो है वो है आपका एडसेक, ठीक है। लास्ट अपना कंप्यूटर बचता है एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म क्या है? एडसेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड कैलकुलेटर, इसे कब बनाया गया था? इसे 1947। कब बनाया गया था? इसे 1947 में बनाया गया था, ठीक है। तो यहां पर आपका ये भी इसका पॉइंट क्लियर होता है। 1947 में बनाया गया था। किसने बनाया था इसको? इसे बनाया था मॉर्सी विल्कस ने, ठीक है ना। मॉर्सी विल्कस ने एडसेक कंप्यूटर का निर्माण किया था सन 1947 में। तो यहां पर आपके ये प्रथम पीढ़ी के प्रमुख जो कंप्यूटर थे उनका जो आविष्कारक और उनको कब बनाया गया था उनकी फुल फॉर्म भी आपको साथ में लिखवा दिया था कि आपको बार बार अलग अलग जो है जगह से इसको जो है रिसोर्सेज जो है इसको ढूंढना ना पड़े, ठीक है ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ठीक है ना। ये आपके पांचों के पांचों प्रमुख जो कंप्यूटर थे वो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम में आपको इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ ले तो आपको अलग से कहीं पर से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो आएगा वो आएगा आपके एडवेक, सेकंड आएगा मार्क फर्स्ट जिसको एएससीसी भी कहा जाता है, थर्ड आएगा इनिएक, यूनिवेक और एडसेक, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड जनरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं साथियों। तो देखिए साथियों अब हम जो है सेकंड जनरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सेकंड जनरेशन देखिए आप, सेकंड जनरेशन के अंदर क्या खास था, ठीक है ना, द्वितीय पीढ़ी। अब देखिए सेकंड जनरेशन के अंदर जिस प्रकार से प्रथम पीढ़ी के अंदर भी मुख्य पुर्जा था, मेन डिवाइस था, इसी प्रकार से सेकंड जनरेशन के अंदर भी मुख्य पुर्जा था। तो इस पीढ़ी में वैक्यूम, इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ था? रे कौन बताएगा? किसी को पता है तो बता दीजिए जल्दी से। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, ठीक है। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। अब देखिए अगर आपको पूछ लिया जाए कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है, ठीक है ना, तो आप क्या बताएंगे? तो यहां पर देखिए ट्रांजिस्टर का आविष्कार, ट्रांजिस्टर का आविष्कार, अब देखिए इनके आविष्कारक के नाम मैं यहां पर इस बॉक्स के अंदर आपके सामने लिख रहा हूं। विलियम शोकले, जॉन बार्डिन एंड थर्ड था आपके विलियम शोकले, जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रेटन, ठीक है ना। विलियम शोकले, जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रेटन ने कब किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार? ने 23 दिसंबर
23 दिसंबर सन 1947 में कहां पर किया था? बेल लैब में किया था। ठीक है ना, कहां पर किया था? बेल लैबोरेटरीज, ठीक है ना, बेल लैब में किया था। ठीक है, तो ये होता है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड जनरेशन का। एसपीडी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, और एसपीडी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है किसने किया था? विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रेटेन। इन्होंने कब किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार? 23 दिसंबर सन 1947 को बेल लैबोरेटरीज के अंदर किया था। अब तीसरा पॉइंट बनता है, जो कि फर्स्ट जनरेशन की जो पीढ़ी थी उसके अंदर जो पॉइंट बनाया था उसी का थोड़ा सा जो है विकसित रूप है। मींस इस पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर थे उनका आकार प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के आकार में थोड़ा कम था। ठीक है ना, क्योंकि ट्रांजिस्टर का यूज हो गया था। अब आकार थोड़ा कम हुआ तो हीट जनरेट भी कम होगा, हीट जनरेट कम होगा तो उनके कार्य करने की थोड़ी परफॉर्मेंस जो थी वो थोड़ी सी सुधर चुकी थी। ठीक है ना, तो उसको मैं बार बार हर पीढ़ी में लिखूंगा नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूं मुख्य जबानी। अब देखिए आगे, इस पीढ़ी में कोबॉल, फोर्ट्रॉन व बेसिक हाई लेवल भाषाओं का प्रोग्रामिंग जो भाषाएं थी उनका प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप इस पीढ़ी में कोबोल, फोर्ट्रॉन एंड बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। अब प्रोग्रामिंग का स्तर आपको पता ही है किस प्रकार का है, सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये इनके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो मैं पॉइंट इनमें से उठाना चाहूंगा वो रहेगा अपना कोबोल के बारे में। ठीक है ना, कोबोल के बारे में। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसका नाम था। ठीक है, अब यहां पर आपको देखिए कोबोल भाषा के आविष्कारक कौन थे? कोबोल भाषा के आविष्कारक कौन थे? ठीक है ना, पूरा गहराई से समझिए। कोबोल भाषा के आविष्कारक थे आपके ग्रेस मुरे हॉपर। ठीक है ना, ग्रेसी मुरे हॉपर ने इस भाषा का आविष्कार कब किया था? सन 1956 में। ठीक है ना, कोबोल भाषा का आविष्कार कब किया था? 1956 में। किसने किया था रे? तो यहां पर आप बताएंगे ग्रेसी मुरे हॉपर ने। कोबोल भाषा का फुल नेम क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एकदम 100% सही है सारे के सारे पॉइंट। ठीक है ना, अब आगे का पॉइंट देखिए। अब बात कर लेता हूं मैं फोर्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? फोर्ट्रॉन के बारे में। फोर्ट्रॉन, अब देखिए मैं इसको दो भागों में बांटना चाहूंगा, फॉर एंड ट्रान। ठीक है ना, इससे बनेगी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब देखिए आपका यहां पर हो गया इसके आविष्कारक कोबोल के। अब इसके भी आविष्कारक देख लीजिए। इसके आविष्कारक कौन थे? फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा के आविष्कारक कौन थे? तो इसका नाम होगा आपके जॉन बैकस।
ठीक है, जॉन बेकस ने इस भाषा का आविष्कार कब किया था रे? 1957 में किया था। ठीक है, 1957 में जॉन बेकस ने फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था। लास्ट कौन सी बचती है? लास्ट अपनी प्रोग्रामिंग भाषा बचती है आपके बेसिक। कौन सी? बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा का कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बताइए एक बार, अगर आपको प्रोग्रामिंग भाषाएं अगर पता है या उनके बारे में कुछ नॉलेज है तो। चलिए, ये सबसे बिगिनर लैंग्वेज है भाई, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने जा रहे हो, अगर आपको कुछ नॉलेज है तो इसका फुल फॉर्म होता है आपके बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, अब इस भाषा का आविष्कार कब किया गया था रे? तो इस भाषा का आविष्कार आप बताएंगे कि सर 1964 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1964 में बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया गया था। ठीक है ना। अब इसको किसने किया था इसका आविष्कार? ये हम नीचे लिख देंगे भाई इसको, ठीक है ना। तो इस भाषा का आविष्कार आपके बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार तो देखिए, इस भाषा का आविष्कार जॉन, इसके आविष्कारक या इसका जो आविष्कार है वो आपके जॉन जी कैमिनी व थॉमस ई कर्ट्ज, थॉमस ई कर्ट्ज ने सन 1964 में किया था। कब किया था? सन 1964 में बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर ये तीनों प्रोग्रामिंग भाषाएं जो थी वो मुख्य भाषाएं थी किसकी? सेकंड जनरेशन की, कोबोल, फोर्ट्रॉन एंड बेसिक। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, किसने इसका आविष्कार किया था? ग्रेसी मुरे होपर ने 1956 में किया था। इसी प्रकार आती है फिर फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन बेकस ने सन 1957 में किया था। इसी प्रकार लास्ट बचती है अपनी बेसिक। तो बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसका आविष्कार जॉन जी कैमिनी व थॉमस ई कर्ट्ज ने जो है 1964 में किया था। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट इसका और बच गया। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर्स कौन कौन से थे? इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर्स, ठीक है, तो प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से थे? IBM 700, IBM 1400, IBM 1600, हनीवेल क्या था? हनीवेल 400 से 800 और CDC 3600। ये आपके
द्वितीय पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। तो अब इसको मैं एक बार वापस रिपीटेशन कर लेता हूं। सेकेंड जनरेशन के अंदर जो है वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार मैंने बता दिया आपको, विलियम शोकले, जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रेटेन ने किया था सन 1947 में, ठीक है, 23 दिसंबर 1947 को बेल लेबोरेटरीज के अंदर। इस पीढ़ी के अंदर जो है कोबॉल, फोर्ट्रॉन और बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग होता। कोबॉल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, किसने किया था? ग्रेसी मुरे होपर ने 1956 के अंदर। फिर आती है आपके फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, किसने किया था? जॉन बेकस ने सन 1957 में, ठीक है। और लास्ट आपके बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, किसने किया था इसका आविष्कार? आपके जॉन जी कैमिनी और आपके थॉमस इकर्ड्स ने 1964 में। और इसके प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से हैं? अगर आपको पूछ लें कि भाई IBM 1600 कौन सी पीढ़ी का प्रमुख कंप्यूटर है, CDC 3600 किस प्रमुख कंप्यूटर है, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे IBM 714 से 1600, हनीवेल 400 से 800 और CDC 3600, ये सब प्रमुख कंप्यूटर हैं सेकेंड जनरेशन के। तो इस द्वितीय पीढ़ी का यहां पर जो है ये क्लियर होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो साथियों अब देखिए हम जो हैं थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको आप तृतीय पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। थर्ड जनरेशन के अंदर जो मुख्य पुर्जा कौन सा था? थर्ड जनरेशन के अंदर जो मुख्य पुर्जा था वो था आपके IC, ठीक है ना, IC। थर्ड जनरेशन का पहले कालक्रम लिख देते हैं भाई, 1964 से 1975, ठीक है। ये हो गया आपके थर्ड जनरेशन। अब देखिए इसके अंदर जो मुख्य पुर्जा यूज हुआ था वो कौन सा था, ठीक है। तो इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का प्रयोग हुआ था। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। स्थान पर IC का प्रयोग हो गया, इसका पहला पॉइंट क्लियर। अब अगर आपको IC के आविष्कारक पूछा जाए तो IC के आविष्कारक कौन थे? देखिए यहां पर IC के आविष्कारक थे जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉयसी, ठीक है ना। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयसी ने जो है IC का आविष्कार किया था, ठीक है ना। तो यहां पर ये आपके पॉइंट क्लियर होता है IC वाला। अब देखिए इस पीढ़ी के अंदर, अब मैं आपको IC का जो है परिभाषा लिखवाता हूं, ठीक है ना। IC किसे कहते हैं? IC किसे कहते हैं? एक सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिलकर बना सर्किट क्या कहलाता है? IC कहलाता है। IC किसे कहेंगे आप? एक IC यानी एक सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, एक छोटा सा चिप टुकड़ा होता है, इसके ऊपर ट्रांजिस्टर और अन्य छोटे छोटे जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइसेस लगे होते हैं छोटे छोटे, उस पूरे सर्किट को हम जो है IC के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ। हिंदी में इसको एकीकृत परिपथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आगे आप
अब इस पीढ़ी के अंदर, ठीक है ना, इस पीढ़ी के अंदर आपके प्रमुख कंप्यूटर कौन से थे? इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर, इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से थे? IBM 360, IBM 370, ICL 1900 व वैक्स 750। ये आपके थे तृतीय पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर। अब इनका फुल फॉर्म बता देता हूं, याद रखिएगा। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ICL का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, ठीक है ना, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। और वैक्स का फुल फॉर्म कल आपको वीडियो में मैंने लिखा था, वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो ये आपके इसके फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार वापस दोहरा देता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड और वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन, ठीक है ना। अब देखिए इस पीढ़ी के अंदर प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी यूज हुई थी, तो वे देखिए यहां पर इस पीढ़ी की प्रमुख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस पीढ़ी की प्रमुख प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? तो देखिए यहां पर मैं उनका नाम लिख देता हूं। एल्गोल, बेसिक सी, एल्गोल बेसिक सी, फॉर्ट्रेन, जावा एंड पास्कल। ये आपके थर्ड जनरेशन की प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाएं थी। अब देखिए मैं इनका ईयर क्रम इनके साथ में आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना। एल्गोल इसको 1958 में बनाया था, बेसिक को 1964 में बनाया गया था, सी को 1972 में बनाया गया था, फोर्ट्रॉन को 1957 में बनाया गया था और जावा को सन 1995 में बनाया गया था और पास्कल को सन 1972 में बनाया गया था, ठीक है। अब इनके नीचे मैं इनके जो आविष्कारक थे उनका नाम भी लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप एल्गोल प्रोग्रामिंग जो भाषा थी, एल्गोल का पहले फुल फॉर्म देखिए आप, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए साथियों, जितना आप डीपली पढ़ते जाएंगे उतना मैं बोलता हूं कि आपको ज़्यादा याद होगा। आप ऐसे मत सोचिए कि प्रोग्रामिंग का टॉपिक आ गया तब इसको भूल जाएं। भाई प्रोग्रामिंग तो पढ़नी पड़ेगी ना बाद में भी आपको, तो यहाँ पर पढ़ रहे हो तो 1-10 मिनट आपका अगर एक्स्ट्रा जा रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है आपके। तो एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है। इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे आपके एलन जे पेरलिस थे एल्गोल के। दूसरा आपके इसके बाद हमें आता है बेसिक। तो बेसिक का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, क्या था फुल फॉर्म इसका, जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। बेसिक का फुल फॉर्म देखिए, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है ना। इसको किसने बनाया था? जोहन, यानी इसका आविष्कार जोहन जी कैमिनी एंड थॉमस ई कर्ट्ज। कब बनाया था इसको? 1964 में, ठीक है ना। ये आपको मैंने वहां पर लिखवा दिया है और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए आगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। इवन सभी का फेवरेट है ये लैंग्वेज, सी और C++, और ये मेन बेस भी माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सी को थोड़ा पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। सी को इस मतलब इसके जो बता रहा हूं, तो देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था डेनिस रिची ने,
डेनिस रिची ने सन 1972 में बेल लैब के अंदर, ठीक है ना, बेल लेबोरेटरीज के अंदर बनाया था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सी से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आई थी? सी प्रोग्रामिंग से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आई थी वो थी आपके BPCL। कौन सी आई थी? BPCL। BPCL का फुल फॉर्म क्या है रे? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो सी से पहले आई थी। BPCL से पहले कौन आई थी? एल्गोल। एल्गोल के बाद में BPCL, फिर सी लैंग्वेज आई थी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम फोर्ट्रॉन के ऊपर, तो जल्दी से मैं यहां पर आपके लिख देता हूं, ठीक है। फोर्ट्रैन, फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। किसने बनाया था इसको किसने बनाया था? कमेंट बॉक्स में लिखते रहें अपनी प्रैक्टिस के लिए। इसको बनाया था आपके जोहन बेकस, ठीक है ना। जोहन बेकस ने 1957 में बनाया था इसको। उसके बाद आती है आपके जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। जावा का फुल फॉर्म होता जावा का जो आविष्कारक है, जावा के आविष्कारक है, देखिए जावा की कोई फुल फॉर्म नहीं है, पहली बात यह है, ठीक है ना। ये कॉफी के ऊपर नाम रखा गया है इसका, जेम्स गोसलिंग, ठीक है। कब किया था इसका आविष्कार? 1995 में, ठीक है। और इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है। अब देखिए लास्ट में बचती है अपनी पास्कल। कौन सी प्रोग्रामिंग बचती है? पास्कल। पास्कल का आविष्कार किसने किया था? पास्कल भाषा का निक्लॉस विर्थ ने 1972 में इस भाषा का आविष्कार किया था। तो ये प्रमुख भाषाएं थी थर्ड जनरेशन की, ठीक है ना। तो आईसी के अंदर जो है आपका, और एक पॉइंट यहां पर और बच गया भाई, यहां पर देखिए आप 1958 में आईसी का आविष्कार हुआ था, ठीक है ना। रॉबर्ट नॉयस ने किया था। और आईसी जो है एक सिलिकॉन का छोटा टुकड़ा होता है जिसके ऊपर सिलिकॉन का एक छोटा चिप होता है जिसके ऊपर ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे जो है अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। अब ये जब कंप्लीट सर्किट बनता है तो उसको हम आईसी के नाम से जानते हैं। इस पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर थे वो IBM 360, 370, वेक्स 750 और ICL आपके 1900 थे, ठीक है ना। और इस पीढ़ी की जो प्रोग्रामिंग भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी? एल्गोल, बेसिक, सी, फोर्ट्रॉन, जावा, पास्कल, ठीक है ना। एल्गोल की 1958, बेसिक की 1964, सी की 1972, फोर्ट्रॉन की 1957 और जावा की 1995 और पास्कल की 1972। अब यहाँ पर इनके जो है आविष्कारक भी जो थे वो साथ में लिखवा दिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम जो है नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो है आपके फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन देखिए, चतुर्थ पीढ़ी, ठीक है ना। अब इस पीढ़ी का कालक्रम समझिएगा आप थोड़ा ध्यान से। तो इस पीढ़ी का जो कालक्रम है वो है आपका 1975 से लेकर 1999 तक, ठीक है ना। 1975 से लेकर 1999 तक इसका कालक्रम चला था। अब देखिए इसके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड होते हैं। इस पीढ़ी में आईसी चिप को और अधिक, ठीक है, आईसी चिप को और अधिक विकसित किया गया। इस कारण इस चिप को यानी जो आईसी की चिप थी उसको और अधिक विकसित किया गया, इसलिए इस चिप को VLSI
जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, किया गया। इस कारण इस चिप को VLSI चिप कहा गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट इसके लिए हाईलाइटेड होता है। इसमें जो आईसी चिप थी उसको और अधिक विकसित किया गया, जिससे उसको जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप कहा गया था। दूसरा पॉइंट देखिए, इस पीडी में माइक्रो प्रोसेसर, इस पीडी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। इसलिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाए। ठीक है ना, इस पीढ़ी में जो है, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर लगे थे। माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप होती थी वो लगी थी, इसलिए जो है इस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखिएगा तो इसमें विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1971 में इंटेल द्वारा इंटेल 4004 बनाया गया था। ठीक है, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, जिसे कब बनाया गया था? 1971 में। किसने? इंटेल ने बनाया था। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसा भी पूछ लिया जाए, ठीक है ना, कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो देखिए भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है। कौन सा है? शक्ति। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है, जिसे IIT मद्रास ने 2018 में बनाया था। ठीक है, 2018 में IIT मद्रास ने बनाया था। इस माइक्रो प्रोसेसर को एक माइक्रोचिप के द्वारा बनाया गया। ठीक है, एक माइक्रोचिप के द्वारा बनाया गया। इस माइक्रोचिप को इसरो ने इजाद किया था। ठीक है ना, इस माइक्रोचिप को इसरो ने बनाया था। इसरो की फुल फॉर्म लिखिए सभी कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को आती है तो जल्दी। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए?
तो सुनिए, इससे इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसने एक माइक्रोचिप बनाई थी और उस माइक्रो प्रोसेसर की, इस माइक्रोचिप की सहायता से ही शक्ति माइक्रो प्रोसेसर बना था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है इस पीढ़ी का, वो आता है इस पीढ़ी में पर्ल, पाइथन, एसक्यूएल, रूबी, आदि भाषाओं का प्रयोग हुआ था, ठीक है, आदि प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग हुआ था। आदि प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपके फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी। एक बार सभी इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम नेक्स्ट लास्ट जो अपनी बची है फिफ्थ जनरेशन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, अब जो आता है वो लास्ट अपना है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन, पंचम पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। देखिए अब ये जो इसका काल क्रम है, ठीक है ना, इसका जो कालक्रम है वो 1989 से कंटिन्यू है, अभी तक इसका कालक्रम अभी तक खत्म नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। इस पीढ़ी में पहले तो जो पुर्जा यूज हुआ था वो बता देता हूँ। इस पीढ़ी में ULSI चिप का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब देखिए ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पर, तो इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट इसका याद रखना है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर सोचने समझने संबंधी कार्यों को करने में सक्षम होंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पंचम पीढ़ी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वे 1989 से ये कंटिन्यू है, ठीक है ना। यानी जो 5वीं पीढ़ी अभी जो चल रही है इसमें ऐसे ऐसे कंप्यूटर आपने देखे ही होंगे, जो रोबोटिक्स आपके सामने बहुत ही बड़ा उदाहरण है, ठीक है ना। अभी देखिए जो रोबोट्स बने लगभग उसमें कहीं ना कहीं तो एक मिल ही चुका होगा थोड़ा सा, तो ठीक है ना, लेकिन ये पीढ़ी तब सक्सेस होगी जब इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे वे सोचने समझने और महसूस करने के लिए, यानी उनके अंदर फीलिंग्स डाली जा सकेगी, और वो जब सफल हो जाएगी तब ये पीढ़ी का कंप्लीट माना जाएगा कालक्रम, ठीक है ना। जब तक ये जो है ये पीढ़ी के अंदर जो है इसका कालक्रम चलता रहेगा, इसके अंदर जो नए नए आविष्कार है वो चलते रहेंगे। इसके अंदर जो चिप यूज हुई है वो है आपके ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये यहाँ पर होता है आपके 5वीं पीढ़ी कंप्लीट। और इसी के साथ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, ठीक है ना, और आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो,
ठीक है ना। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो ये आज जनरेशन का टॉपिक था वो खत्म होता है। ठीक है ना। पांचों जनरेशन के बारे में हमने देख लिया है। इसका मोबाइल नंबर भी आपको मैंने बताया था, ट्रिक्स बताया था। ठीक है ना, 42 55 64 75 89। अगर ये आपको याद है तो इसका मीन्स आपको काल क्रम याद हो जाएंगे। उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी, फोर्थ के अंदर माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ के अंदर यूएलएसआई चिप यूज हुई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन पुर्जों को शॉर्ट ट्रिक्स में याद कर सकते हैं साथियों। अब आपको एक काम करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है लाइक करके बता देना है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है कौन सा पॉइंट या कौन सा जो मोड था वो अच्छा लगा, कौन कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो भी आप जरूर बताइएगा। और अब आपके सामने जो एमसीक्यू आ रहे हैं उनके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो साथियों अभी आपने पीडीओ से संबंधित जो है कंप्लीट वीडियो देखा था और इसमें बहुत सारे जो है कौन कौन से डिवाइस यूज हुए थे और उनके बारे में जो है उसमें कौन कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है, मतलब कंप्लीट आपने सारगर्भित वीडियो देखा है। अब इनमें से कुछ चुनिंदा 5 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, या आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर जो है स्पेशली जो है किसी पेज के ऊपर लिख के उसका पिक्चर क्लिक कीजिए और हमारे साथ टैग करके उसको अपलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जो सबसे पहले और सही जवाब देगा उसका नाम कल के कम्युनिटी टैब के अंदर जो है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, तृतीय पीढ़ी का काल क्रम क्या है, यानी तृतीय पीढ़ी जो है कौन से वर्ष में आई थी तो वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न देखिए, आप द्वितीय पीढ़ी में किस उपकरण का प्रयोग हुआ था। द्वितीय पीढ़ी में जो है कौन सी जो है डिवाइस का यूज हुआ था वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा प्रश्न है आपके देखिए, असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था। असेंबली लैंग्वेज जो है उसको किसने जो है इन्वेंट किया था तो उसके बारे में आपको बताना है, उसका नाम बताइएगा आप। चौथा प्रश्न देखिए, आप आईसी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है ना, आईसीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप। ध्यान रखिएगा आप पहले क्वेश्चंस का क्रमांक लिखिएगा, उसके बाद उसका आंसर लिखिएगा ताकि पता रहे कि किसका आंसर आपने दिया है। उसके बाद देखिए 5 और लास्ट आपके प्रश्न है, यूएलएसआई चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था। तो साथियों इन 5 प्रश्नों का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है ना, और आप चाहें तो इसको एक अपने पेज के ऊपर लिखिए, इन प्रश्नों को लिख के आप उसका अलग से पिक्चर क्लिक करके भी अगर आप जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका अच्छा ट्राई जाएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।